नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय की, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें अक्सर आप जानते हैं आधुनिक भारत के निर्माताओं में गिना जाता है। हाँ, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें लेख हैं, कुछ ऐतिहासिक विश्लेषण, नोट्स वगैरह हैं जो उनके जीवन और काम के कई पहलू दिखाते हैं। हाँ, कुछ में तो बहुत तारीफ है, लेकिन कुछ स्रोत ऐसे भी हैं जो उनके योगदान पर, यहाँ तक कि उनकी नीयत पर भी सवाल उठाते हैं। सही। तो आज इन्हीं अलग अलग स्रोतों के आईने में हम राजा राम मोहन राय के काम, उनके विचार और उनकी विरासत की जो जटिलताएं हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखते हैं कि ये स्रोत हमें कहाँ ले जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं उनके बिल्कुल शुरुआती जीवन से। जन्म हुआ 1772 में बंगाल के राधानगर गांव में, एक पारंपरिक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में। हाँ, और उनकी शिक्षा का दायरा काफी फैला हुआ था। पटना में उन्होंने फारसी और अरबी सीखी, कुरान पढ़ा, सूफी दर्शन को समझा और तो और प्लेटो अरस्तू के अरबी अनुवाद भी पढ़े। अच्छा। फिर बनारस गए, वहाँ संस्कृत, वेद, उपनिषद और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ एक तर्क वाला लेख लिख दिया था। 16 साल की उम्र में? ये तो वाकई बड़ी बात है उस जमाने के हिसाब से। बिल्कुल। और भाषाओं पर उनकी पकड़ भी गजब की थी। फारसी, अरबी, संस्कृत, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी तो थी हैं। हाँ। पर कहते हैं ग्रीक, लैटिन और हिब्रू भी जानते थे। और सिर्फ भाषाएं नहीं, इस्लाम, ईसाई, यहूदी धर्मों का भी गहरा अध्ययन किया था। ऐसा लगता है जैसे वो हर ज्ञान के स्रोत को खंगाल लेना चाहते थे। हाँ, ज्ञान की प्यास जबरदस्त थी और इसी समझ के साथ उन्होंने 1803 से लेकर 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी काम किया। हाँ, दीवान के तौर पर वुडफर्ड और डिग्बी के। काफी असर डाला। अच्छा। और फिर 1814 में वो नौकरी छोड़कर कलकत्ता आ गए। हाँ, और अपना जीवन पूरी तरह से धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक सुधारों में लगा दिया। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो बदलाव आया जी, कंपनी की नौकरी छोड़कर समाज सुधार का रास्ता चुनना, इसके पीछे की सोच क्या थी? उनके विचारों का आप कह सकती हैं केंद्र बिंदु क्या था? देखिए, उनके विचारों की जड़ में था तर्कवाद और एक आधुनिक वैज्ञानिक नजरिया। हाँ, वो पश्चिमी आधुनिक विचारों से प्रभावित जरूर थे, पर ऐसा नहीं कि आंख मूंद कर नकल कर रहे हों। वो तो मानवीय गरिमा, सामाजिक बराबरी जैसे सार्वभौमिक सिद्धांतों को भारतीय समाज में स्थापित करना चाहते थे। उनका साफ मानना था कि ये जो धार्मिक अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, ये समाज की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है। यानी वो जड़ हो चुकी परंपराओं पर सवाल उठा रहे थे। जैसे उनका ये मानना कि पापों से मुक्ति के लिए बाहरी कर्मकांड या यज्ञ जरूरी नहीं है, बल्कि अंदरूनी शुद्धि और पछतावा चाहिए। बिल्कुल। ये सोच तो सीधे सीधे उस वक्त की धार्मिक व्यवस्था को चुनौती थी, है ना? निश्चित रूप से। और इसी तर्क वाली सोच का एक बड़ा उदाहरण है उनका एकेश्वरवाद पर जोर देना, एक ईश्वर का सिद्धांत। हाँ, वो इस्लामी एकेश्वरवाद की जो स्पष्टता है उससे प्रभावित थे और साथ ही ये भी मानते थे कि यही तो वेदांत का भी असली संदेश है। अच्छा। और इसे वो सिर्फ एक धार्मिक शुद्धि का मामला नहीं देखते थे। उनका मानना था कि एक ईश्वर का विचार समाज को जोड़ने में मदद कर सकता है, जाति और संप्रदाय की दीवारें तोड़ सकता है। वो इसे हिंदू बहुदेववाद और ईसाई त्रित्ववाद दोनों के लिए एक सुधार के तौर पर देख रहे थे। तो एकेश्वरवाद उनके लिए एक तरह से धार्मिक और सामाजिक दोनों सुधारों का एक साधन था। जी हाँ। ये चीज उनके धार्मिक कामों में कैसे दिखती है? उनकी पहली किताब का जिक्र आता है, तोहफातुल मुवाहिदीन। हाँ, 1803 में आई थी तोहफातुल मुवाहिदीन, यानी एकेश्वरवादियों को तोहफा। ये किताब इसी विचार का आईना थी। इसमें उन्होंने तर्कहीन धार्मिक मान्यताओं और रिवाजों की कड़ी आलोचना की। पर बात यहीं नहीं रुकी। एकेश्वरवाद को वेदों और उपनिषदों से जोड़ने के लिए उन्होंने इन पुराने ग्रंथों का बंगाली में अनुवाद किया। ये बहुत बड़ा कदम था। हाँ, क्योंकि इससे ज्ञान आम लोगों तक पहुंचा। बिल्कुल। इससे ज्ञान को चुनिंदा लोगों के हाथ से निकलकर आम आदमी तक पहुंच सकता था। वो खुद पढ़कर समझ सकते थे कि उनके प्राचीन ग्रंथ आखिर कहते क्या है। ये एक तरह से ज्ञान को लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश थी। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा बनाई। इसका क्या मकसद था? क्या सिर्फ एकेश्वरवाद का प्रचार? आत्मीय सभा एक मंच जैसा था जहां मूर्ति पूजा, जातिगत ऊंच नीच, बेकार के रीति रिवाज और दूसरी सामाजिक बुराइयों पर खुलकर बहस होती थी। अच्छा। और लोगों को इनके खिलाफ एकजुट किया जाता था। और ये सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं था।
उन्होंने ईसाई धर्म की भी आलोचना की, खासकर उसके कर्म कांडों की, और ईसा मसीह को ईश्वर का अवतार मानने वाली बात की। हाँ, 1820 में उनकी किताब आई थी, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। सही कहा। उसमें उन्होंने यही कोशिश की कि न्यू टेस्टामेंट की जो चमत्कारी कहानियां हैं उन्हें उसके नैतिक और दार्शनिक संदेश से अलग किया जाए। हालांकि ईसा के नैतिक उपदेशों की उन्होंने बहुत तारीफ की। मतलब वो हर धर्म के मूल नैतिक सिद्धांतों को अहमियत देते थे। तो एक तरह से सभी धर्मों में एक कॉमन नैतिक और तर्कसंगत जमीन तलाश कर रहे थे। हाँ, कह सकते हैं। और फिर इसी विचार को एक संस्थागत रूप देने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। जी हाँ, 1828 में ब्रह्म सभा बनी, जो बाद में ब्रह्म समाज कहलाई। ये एक ऑर्गेनाइज्ड कोशिश थी। इसका लक्ष्य था एक शाश्वत निराकार ईश्वर की पूजा को बढ़ावा देना, ऐसी पूजा जो किसी कर्मकांड, पुरोहित या बलि पर निर्भर न हो। प्रार्थना, ध्यान, शास्त्रों का अध्ययन, ये इसके तरीके थे। और सभी धर्मों की एकता में विश्वास। बिल्कुल। और इसे अक्सर आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन माना जाता है, जिसने तर्क और प्रबोधन मतलब एनलाइटनमेंट के विचारों को फैलाने में मदद की। हाँ, जिसने शायद आगे चलकर राष्ट्रीय चेतना को जगाने में भी भूमिका निभाई होगी। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि ब्रह्म समाज बाद में बढ़ गया। हाँ, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में अलग अलग धाराएं बन गई। क्या इसकी वजह ये थी कि राय के विचार इतने व्यापक थे कि उन्हें एक साथ लेकर चलना मुश्किल हो गया था? ये एक मुमकिन वजह हो सकती है। राय का दायरा बहुत बड़ा था और उनके जाने के बाद उनके विचारों की अलग अलग व्याख्याएं हुई। 1866 में आदि ब्रह्म समाज, जो टैगोर का था, और भारतीय ब्रह्म समाज, जो सेन का था, उनका बनना शायद इसी वैचारिक विविधता या कुछ व्यक्तिगत मतभेदों का नतीजा था। धार्मिक और बौद्धिक सुधारों के अलावा उनका नाम सामाजिक सुधारों से बहुत गहराई से जुड़ा है, खासकर महिलाओं की स्थिति सुधारने के मामले में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है उनके काम का। तो अगर हम उनके सामाजिक कामों को देखें तो महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया? उनका मानना था कि जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। वो महिलाओं को अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा, इन सब अमानवीय प्रथाओं के जाल से बाहर निकालना चाहते थे। ये उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। बिल्कुल। जब महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात सोचना भी मुश्किल था। ये सीधे सीधे उनके मानवीय गरिमा वाले सिद्धांत से जुड़ता था। और सती प्रथा के खिलाफ उनका संघर्ष, वो तो इतिहास में दर्ज है। उन्होंने इसे क्या कहा था? हर मानवीय और सामाजिक भावना का उल्लंघन। हाँ, सोचिए, उस जमाने में इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाना कितना मुश्किल रहा होगा, जब समाज, परिवार सब अक्सर इसके पक्ष में होते थे। बहुत हिम्मत का काम था। उन्होंने 1818 में बाकायदा इसके खिलाफ अभियान शुरू किया और सिर्फ भावनात्मक अपील नहीं की, उन्होंने पुराने धर्म ग्रंथों का हवाला देकर ये साबित करने की कोशिश की कि किसी भी धर्म में विधवाओं को जिंदा जलाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने जनमत बनाया, लगातार लेख लिखे, बहसें की, और इन्हीं लगातार कोशिशों का नतीजा था कि उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पास किया, जिसने सती प्रथा को गैर कानूनी बना दिया। सती के अलावा उन्होंने बहुविवाह और बाल विवाह का भी जोरदार विरोध किया। हाँ, विधवाओं के साथ जो बुरा बर्ताव होता था उस पर सवाल उठाए, और यहाँ तक कि महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार की भी मांग की। ये बातें तो उस वक्त मतलब किसी धमाके से कम नहीं रही होंगी। निश्चित तौर पर। और सिर्फ महिलाओं के मुद्दे ही नहीं, उन्होंने जाति व्यवस्था की जो कठोरता थी, छुआछूत, अंधविश्वास, नशे की लत, इन सब के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनका लक्ष्य एक ज्यादा न्यायपूर्ण और तर्कसंगत समाज बनाना था, और ऐसे समाज के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है ये वो अच्छी तरह समझते थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा? वो आधुनिक शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे, खासकर अंग्रेजी और विज्ञान की शिक्षा के। उनका मानना था कि ये भारतीयों को दुनिया से जोड़ने, उनकी सोच को आधुनिक बनाने और तरक्की के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो भारतीय ज्ञान परंपरा को खारिज कर रहे थे। हाँ, जैसे उन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में मदद की, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। सही कहा। और उन्होंने अपना अंग्रेजी स्कूल भी खोला, जिसमें मैकेनिक्स और वोल्टेयर के दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। अच्छा। और फिर 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इसका मकसद बड़ा दिलचस्प था।
वो भारतीय विद्या और पश्चिमी सामाजिक व भौतिक विज्ञानों के बीच एक पुल बनाना चाहते थे। मतलब एक संतुलन। हाँ बिल्कुल, वो चाहते थे कि भारतीय अपनी जड़ों को भी जाने और पश्चिमी ज्ञान से भी लैस हों। ये संतुलन बनाने की कोशिश काफी महत्वपूर्ण लगती है ना? हाँ बिल्कुल। समाज, धर्म, शिक्षा, इनके अलावा क्या उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक मसलों पर भी काम किया? हाँ बिल्कुल। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो उन्होंने बंगाल के जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण की आलोचना की। सरकार से कहा कि न्यूनतम किराया तय किया जाए। उन्होंने टैक्स फ्री जमीन पर जो टैक्स लगाए जा रहे थे उन्हें हटाने की भी मांग की। व्यापार के मामले में उन्होंने कहा कि विदेशों में भारतीय सामानों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम हो और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है व्यापार पर वो खत्म हो, ताकि भारतीय व्यापारियों को भी मौका मिले। जी हाँ। और प्रशासन में सुधार, क्या वहां भी उनका कोई दखल था? जरूर। उन्होंने मांग की कि ऊंची सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी लिया जाए, जिसे इंडियनाइजेशन कहते हैं। अच्छा। उन्होंने कार्यपालिका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और न्यायपालिका यानी जुडिशरी को अलग करने की बात कही ताकि न्याय निष्पक्ष हो सके। और एक बहुत जरूरी मांग थी, कानून के सामने भारतीयों और यूरोपीय बराबर हों, कोई भेदभाव न हो। और प्रेस की आजादी, इसके लिए तो उनका संघर्ष जबरदस्त था। हाँ, वो बहुत बड़े पैरोकार थे प्रेस की स्वतंत्रता के। जैसे ही 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सेंसरशिप में थोड़ी ढील दी, उन्होंने फौरन पत्रिकाएं निकालनी शुरू कर दी। अंग्रेजी में द ब्राह्मणिकल मैगजीन, हाँ, आम लोगों के लिए बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और फारसी में मिरातुल अकबर जी। और जब 1823 में सरकार ने फिर से पाबंदियां लगाईं तो उन्होंने खुलकर विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट तक गए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी को कितना महत्व देते थे और शायद उनके इसी बढ़ते कद और प्रभाव की वजह से तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी। और इसी राजा की हैसियत से बादशाह के दूत बनकर वो 1830 में इंग्लैंड गए। हाँ, इसके दो मुख्य कारण बताए जाते हैं। एक तो ये पक्का करना कि ब्रिटिश संसद सती प्रथा पर लगे बैन को कहीं पलट ना दे, और दूसरा मुगल बादशाह की पेंशन वगैरह से जुड़ी जो शिकायतें थीं वो सीधे ब्रिटिश राजा तक पहुंचाना। इंग्लैंड में उनका स्वागत भी हुआ, खासकर यूनिटेरियंस ने किया। हाँ, यूनिटेरियंस, जिनके विचार राय के विचारों से काफी मिलते थे। एकेश्वरवाद, तर्क पर जोर, और उस वक्त के राजा विलियम चतुर्थ ने भी उनका सम्मान किया। लेकिन विडंबना देखिए, सितंबर 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में ही उनका निधन हो गया मेनिंजाइटिस से। हाँ, और उन्हें वहीं एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। हमने उनके इतने सारे सकारात्मक कामों की बात की, आधुनिक भारत का निर्माता कहा, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, कुछ स्रोत इस पूरी कहानी पर, इस पूरी तस्वीर पर सवाल उठाते हैं। हाँ, खासकर सती प्रथा के मुद्दे पर और खुद राजा राम मोहन राय की भूमिका को लेकर। ये जो वैकल्पिक या आलोचनात्मक नजरिया है, ये क्या कहता है? ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि इतिहास, जैसा आपने कहा, अक्सर एक सीधी रेखा में नहीं होता। कुछ स्रोत, जैसे एक लेख जिसका हमने जिक्र किया था VSK जोधपुर का, वो ये तर्क देते हैं कि सती प्रथा उतनी फैली हुई नहीं थी जितना अंग्रेजों और खासकर ईसाई मिशनरियों ने प्रचारित किया। इन स्रोतों के अनुसार सदियों के इतिहास में सती की गिनी चुनी घटनाएं ही दर्ज हैं, जैसे महाभारत में मांद्री का जिक्र है या 510 ईस्वी का एरण अभिलेख। तो मतलब वो इसे एक व्यापक सामाजिक कुरीति नहीं मानते? हाँ, वो इसे एक व्यापक कुरीति मानने से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि ये एक तरह का प्रोपेगेंडा था। प्रोपेगेंडा किस लिए? इन स्रोतों का दावा है कि 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने हिंदू धर्म को असभ्य और बर्बर दिखाने के लिए सती प्रथा के मुद्दे को खूब उछाला, बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। अच्छा। मकसद था हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना, और उसके लिए पहले उनके धर्म को बदनाम करना जरूरी था। ये स्रोत कहते हैं कि मिशनरियों ने झूठे आंकड़े गढ़े, जैसे ये कहना कि हर साल 10,000 औरतें सती होती हैं, जो कि इन स्रोतों के अनुसार बिल्कुल मनगढ़ंत था। और राजा राममोहन राय की भूमिका पर ये स्रोत क्या सवाल उठाते हैं, ये जानना भी जरूरी है। हाँ, इन वैकल्पिक स्रोतों में कुछ गंभीर आरोप है। एक तो ये कहा जाता है कि उन्हें राजा की उपाधि सिर्फ मुगल बादशाह ने नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी दी थी, जो अंग्रेजों से उनकी नजदीकी की तरफ इशारा करता है। दूसरा, और ये ज्यादा विवादास्पद आरोप है, कि वे अंदर ही अंदर ईसाई थे।
मतलब क्रिप्टो क्रिश्चियन। ओह, इस दृष्टिकोण के अनुसार उनका जो एकेश्वरवाद का प्रचार था, ब्रह्म समाज की स्थापना, सती विरोधी अभियान, ये सब एक तरह का धोखा था, जिसका असली मकसद हिंदू धर्म को अंदर से कमजोर करना था। और इसके सबूत के तौर पर क्या दिया जाता है? इसके सबूत के तौर पर अक्सर उनके इंग्लैंड के ईसाई कब्रिस्तान में दफन होने का हवाला दिया जाता है। ये तो वाकई बहुत ही अलग तस्वीर पेश करता है। और सती कानून के बारे में भी इन स्रोतों का कुछ कहना है? हाँ, ये स्रोत इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि 1829 में जब कानून बना तो उसके बाद बंगाल में कथित तौर पर सती की घटनाएं अचानक कैसे बंद हो गईं। हाँ, ये बात सोचने वाली है। और इसका कोई बड़ा सामाजिक विरोध क्यों नहीं हुआ? उनका तर्क है कि अगर ये वाकई समाज में इतनी गहरी बैठी हुई प्रथा थी तो सिर्फ एक कानून से, वो भी उस जमाने में जब कम्युनिकेशन इतना धीमा था, ये रातों रात कैसे खत्म हो गई। ये स्रोत अंग्रेजों की नीयत पर भी सवाल उठाते हैं कि जो सरकार अकाल में लाखों लोगों को मरने दे रही थी, वो कुछ 100 या 1000 कथित सती घटनाओं के लिए इतनी ज्यादा चिंतित क्यों हो गई? क्या ये भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने का, अपनी सभ्य छवि बनाने का एक बहाना था? ये वाकई सोचने वाले बिंदु है और जो मुख्य धारा का नैरेटिव है उससे काफी अलग है। बिल्कुल। और यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि हम इन वैकल्पिक विचारों का ना तो समर्थन कर रहे हैं, ना ही खंडन। हाँ, ये जरूरी है। हमारा काम सिर्फ ये है कि इन स्रोतों में जो जानकारी और तर्क दिए गए हैं, उन्हें श्रोताओं के सामने निष्पक्ष रूप से रखें, ताकि राजा राम मोहन राय और उनके समय की एक ज्यादा मुकम्मल, एक ज्यादा बहुआयामी तस्वीर उभर सके। हाँ, सही कहा। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो राजा राम मोहन राय यकीनन एक बेहद जटिल और प्रभावशाली शख्सियत थे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। हमने देखा कि कैसे उन्होंने धार्मिक कट्टरता, सती प्रथा, बाल विवाह, जाति भेद जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक जबरदस्त आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की, आधुनिक शिक्षा की वकालत की, प्रेस की आज़ादी के लिए लड़े। ब्रह्मो समाज की स्थापना उनका एक ऐसा काम था जिसने भारत में सुधार आंदोलनों की एक लंबी परंपरा शुरू की। हाँ। उनके विचारों ने आने वाली पीढ़ियां को बहुत प्रभावित किया। लेकिन साथ ही हमने उन स्रोतों पर भी गौर किया जो एक बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं, सती प्रथा के प्रचार के पीछे के इरादों पर सवाल उठाते हैं और खुद राजा राम मोहन राय की भूमिका, उनकी प्रेरणाओं और उनकी विरासत पर एक आलोचनात्मक नजरिया पेश करते हैं। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास को सिर्फ एक नजरिए से देखना शायद काफी नहीं है। बिल्कुल। राजा राम मोहन राय की विरासत हमें यही दिखाती है कि सामाजिक बदलाव की राह कभी सीधी और आसान नहीं होती। ये प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, इसमें कई परतें होती हैं और अक्सर ये विवादों से घिरी रहती है। किसी एक व्यक्ति के काम और विचारों का असर हमेशा सीधा और साफ हो, ऐसा जरूरी नहीं। और शायद यहीं पर हमारे लिए सोचने का एक बिंदु है। हम इतिहास के किरदारों को, घटनाओं को कैसे देखें और समझें? क्या किसी की कहानी सिर्फ नायक या खलनायक के खांचे में फिट हो सकती है? या फिर अलग अलग, यहाँ तक कि एक दूसरे से उलट लगने वाले स्रोत हमें एक ज्यादा बारीक, ज्यादा संतुलित और शायद ज्यादा सच्ची तस्वीर के करीब ले जाते हैं? ये सवाल सिर्फ बीते हुए कल के लिए नहीं, मुझे लगता है आज की दुनिया को समझने के लिए भी उतना ही मौजू है ना? बिल्कुल सही कहा। इस गहरी और परतदार चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ और इसी तरह अलग अलग स्रोतों की पड़ताल करेंगे।